हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर के नीट एग्ज़ाम के PYQ करने वाले हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन देखो अपना नीट 2019 में आया हुआ है। कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया किडनी निरोध को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है? तो देखो, जब भी किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है, उस समय क्या होता है, जिस व्यक्ति को किडनी दी जाती है उसका शरीर जो है उस किडनी को अस्वीकार कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जब भी ग्राफ्ट या फिर प्रत्यारोपण किया जाता है तो उससे पहले जो है वो ऊतक को मिलाया जाता है, ब्लड ग्रुप को मिलाया जाता है। और ये ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर ऊतक और ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेंगे ना, तो जो किडनी ले रहा है ना उसका अंग उसे अस्वीकार कर देता है। और एक बात, मिलान होने के बाद भी जो है रोगी को जीवन भर जो है प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसर लेने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो हमारा शरीर है वो अपनी किडनी और दूसरे से ली हुई किडनी यानी अपने अंग और दूसरे के ऑर्गन में फ़र्क पहचानता है। उसे पता चल जाता है कि ये जो है अपना ऑर्गन नहीं है। इसीलिए जो है इम्यूनोसप्रेसर जीवन भर लेना पड़ता है हम लोगों को जब भी किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। और जो दूसरे को ऑर्गन को पहचान कर उसे अस्वीकार करने का कार्य पता है कौन करता है? वो करता है कोशिका माधित प्रतिरक्षा। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर देखो क्या होगा। पहला है कोशिका माधित प्रतिरक्षा, तो ए ही अपना करेक्ट होगा। क्लियर है, पूरा कवर किया है इसको हम लोगों ने। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना फिर से नीट 2019 का। दुग्ध स्त्रावण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्त्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें होती है। तो देखो, दूध के अंदर जो है एक इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है जिसे हम लोग IgA के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग IgA को हम लोग इम्यूनोग्लोबिन A भी कहते हैं। तो इसका अपना आंसर क्या होगा? A, इम्यूनोग्लोबिन A, जो कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा शिशुओं को प्रदान करती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें तो हम लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बन रहा है, वो भी हम लोगों को याद रखना है। क्या कि दूध स्रावण के आरंभिक दिनों में मादा द्वारा स्त्रावित पीला तरल क्या कहलाता है? तो वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। ये भी इस क्वेश्चन के अंदर भी एक क्वेश्चन बन रहा है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलो। और देखो, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में आपको इतनी अच्छी तरीके से एक एक चैप्टर कवर करवा रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन पर बहुत सारी बातें भी कवर कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से नीट 2019 का क्वेश्चन है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि नीट 2019 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत इजी और अच्छे वेटेज वाला चैप्टर है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक यानी कि टाइफाइड किससे होता है और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण को निरूपित करता है। यानी कि टाइफाइड की हम लोग जांच किसके द्वारा करते हैं? तो ये हम लोगों को 2 चीज़ पहचाननी है, एक टाइफाइड का किससे होता है और एक टाइफाइड रोग की हम लोग जांच किस से करते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखो, टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया द्वारा होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। दूसरी बात करूं, टाइफाइड की जांच जो है हम लोग किस टेस्ट से करते हैं? तो वो हम लोग विडाल टेस्ट या विडाल परीक्षण से करते हैं। तो ए ऑप्शन देखो, कारक साल्मोनेला टाइफी और जांच जो है वो विडाल, तो ए ही अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, नीट 2019 का चौथा क्वेश्चन है ये। हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट ध्यान से सुन लेना। देखो, मैं हेरोइन की पूरी बात कर रहा हूँ। हेरोइन को हम लोग स्मेक भी कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है? हेरोइन को हम लोग स्मेक भी कहते हैं।
रासायनिक रूप से यह जो है वो डाई एसिटिल मॉर्फिन होती है। क्लियर है, स्मेक इसको हम लोग कहते हैं, रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन है और यह एक सफ़ेद गंधहीन तीखा क्रिस्टलाइन यौगिक होता है। ठीक है, और ये आप लोगों को पता होगा कि मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो मैं बात करूं कि हेरोइन जो है वो कौन से पौधे से प्राप्त होती है, तो पोस्त के पौधे से। किससे? पोस्त, जिसे हम लोग पेपेवर सोमनीफेरम के नाम से भी जानते हैं। तो पोस्त या जो पेपेवर सोमनीफेरम है उस पौधे के लेक्टेस से हम लोग इसे निष्कर्षित करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को हेरोइन की एक एक बात क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो हेरोइन जो है संश्लेषित कैसे की जाती है। पहला है मॉर्फिन का नाइट्रीकरण, नहीं। बी देखो मॉर्फिन का मिथाइलीकरण, नहीं। सी है मॉर्फिन का एसिटाइलीकरण, तो मैं कह सकता हूँ सही है, तो सी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नीट 2018 का स्मेक, फिर से स्मेक का क्वेश्चन है। स्मेक यानी हेरोइन नामक ड्रग पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में बात की थी, क्या पोस्ट या पेपेवर सोमनीफेरम के लेक्टेस से निकलता है, तो कौन सा होगा? बी लेक्टेस करेक्ट होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो नीट 2018 का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ी सी जो है स्व प्रतिरक्षा रोग पर बात करना चाहूँगा। तो देखो स्व प्रतिरक्षा रोग में क्या होता है, शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कार्य करना बंद कर देता है, और इसके कारण क्या होता है कि जो शरीर है वो स्वयं के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, और इस रोग में जो कौन कौन सी बीमारी सम्मिलित है स्व प्रतिरक्षा रोग में, उसकी बात करूँ तो ध्यान रखना जो हीमोलाइटिक एनीमिया है वो एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। इसके अलावा पर्नीशियस एनीमिया, रूमेटोइड अर्थराइटिस या इसे हम लोग रूमेटोइड संधि शोथ भी कहते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस और विटलिगो, ये जो रोग है ये स्व प्रतिरक्षा विकार है। इसका अपना आंसर कौन सा होगा? देखो अल्जाइमर की हम लोगों ने स्व प्रतिरक्षा रोग में बात नहीं की है। अल्जाइमर की थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से कर लेता हूँ। देखो अल्जाइमर जो है वो मस्तिष्क में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो है तंत्रिकाएं अपनी कार्य क्षमता जो है वो खोना शुरू कर देती है। और एक बात और ध्यान रखना कि अल्जाइमर को ठीक नहीं किया जा सकता है, और इस रोग में जो है सोचने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो अल्जाइमर ये था, अल्जाइमर स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है, और हम लोगों से यही पूछा था स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है, तो ए अपना अल्जाइमर करेक्ट होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, किस रोग में मच्छर द्वारा संचरित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में चिरकालिक शोथ उत्पन्न होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो हाथी पाँव रोग होगा। और आप लोगों को पता होगा हाथी पाँव रोग को हम लोग एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना? सी एलिफेंटिएसिस। ठीक है, और इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात करूँ ना एलिफेंटिएसिस या हाथी पाँव रोग की, तो ये जो है एक परजीवी फाइलेरियल कर्मी से होता है। फाइलेरियल कर्मी जिसका नाम है क्या? वुचेरिया वेक्रोप्टाई। ठीक है, इस जो फाइलेरियल कर्मी है वुचेरिया वेक्रोप्टाई, इसके कारण हाथी पाँव रोग होता है। और आप लोगों को पता होगा ये संक्रमित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों में मच्छर के काटने से फैलता है। कैसे फैलता है? मच्छर के काटने से, और उस मच्छर का नाम क्या है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, तो इतनी बात जो है मेरे हिसाब से बहुत होगी इसके लिए। बाकी आगे क्वेश्चन आएगा तो और भी बातें हम लोग इसकी कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अपना नीट 2017 का क्वेश्चन है। MALT मानव शरीर में लसिका उत्तकों का लगभग कितना प्रतिशत होता है? MALT जो है वो लसिका उत्तकों के एक साथ इकट्ठा होने से बनता है। ठीक है, और यह जो है वो श्वसन तंत्र, आहार नाल, मूत्र जनन तंत्र की म्यूकोसा में दिखता है। ठीक है, और मानव शरीर के 50% लिम्फोइड उत्तकों से मिलकर बनता है। तो कितने लसिका या लिम्फोइड उत्तकों से मिलकर बनता है? 50%, तो ए अपना करेक्ट होगा। क्लियर है,
अगले पर चलें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, उत्तक या अंगों का प्रत्यारोपण अधिकतर लोगों के शरीर द्वारा अस्वीकृति के कारण असफल हो जाता है। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदायी है? नीट 2017 का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन नीट 2019 में भी आया था, जिसे हम लोगों ने इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन था वो इसी से शुरू हुआ था। यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज थी। तो कौन सा होगा? बात की थी हम लोगों ने, क्या थी वो? कोशिका मादित प्रतिरक्षा। तो पहला है स्वयं प्रतिरक्षा, नहीं, दूसरा है कोशिका मादित प्रतिरक्षा। तो बी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले पर चलें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, प्रतिआविष एंटीटॉक्सिन टीकों में पूर्ववर्ती प्रतिरक्षी होती है, एंटीबायोटिक होती है, जबकि पोलियो की बूंद में जिन्हें मुंह द्वारा लिया जाता है उनमें क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, उनमें जो है दुर्लभीकृत वायरस होते हैं। क्या होते हैं? दुर्लभीकृत या फिर छीण कर दिए गए वायरस होते हैं। तो ए ऑप्शन देखो अपना क्या है? गामा ग्लोबुलिन, नहीं। बी देखो छीण कर दिए गए रोगजनक, तो छीण कर दिए गए रोगजनक अपना सही होगा, बी अपना करेक्ट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना देखो, उत्परिवर्तन के संबंध में कैंसर कोशिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी हम लोगों को गलत बताना है। पहला है, उत्परिवर्तित कोशिका नियंत्रण को निष्क्रिय कर देती है, बिल्कुल, जिससे कि कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होगा। तो ए तो अपना सही है, लेकिन हम लोगों को गलत बताना था। बी देखो, उत्परिवर्तन टीलोमरेज के उत्पादन को संदमित कर देता है। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि उत्परिवर्तन जो है वो टीलोमरेज के संदमक को नष्ट करता है, ना कि संदमित करता है। तो बी अपना गलत है और इस हिसाब से बी ही अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना देखो, उच्चतर कशेरुकियों में प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं कोशिकाओं और गैर कोशिकाओं में भेद कर सकता है। यदि तंत्र का आनुवंशिक असामान्यता के कारण यह गुण नष्ट हो जाए और वह स्वयं कोशिकाओं को नष्ट करने लगे, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? स्वयं प्रतिरक्षा विकार होगा। तो ए अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? और आप लोगों को पता होगा कि स्वयं प्रतिरक्षा विकार में जो है शरीर खुद की और दूसरे की कोशिकाओं में भेद करना बंद कर देता है और शरीर खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। और स्वयं प्रतिरक्षा जो है वो आनुवंशिक या पर्यावरण जनित हो सकती है। तो इसका जो अपना आंसर है वो ए होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। यदि आप किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षियों की गंभीर कमी का अनुमान लगा रहे हैं, तो आप पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस से प्रमाण प्राप्त करेंगे? तो देखो इस कंडीशन में हम लोग सीरम ग्लोबुलिन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है इसके अंदर वाई ग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम और वाहक प्रोटीन उपस्थित होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे? सीरम ग्लोबुलिन का। तो पहला ऑप्शन देखो सीरम ग्लोबुलिन, तो ए ही अपना करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अपना, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन मानव दूध में सबसे अधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन आया था। किस जो मानव दूध जो है, प्रथम मानव दूध जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, उसमें कौन पाया जाता है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो बी अपना इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? पहला है इन्फ्लुएंजा प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होता है। बी देखो बेबेसियोसिस, बिल्कुल बेबेसियोसिस जो वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। और ये जो है NCERT से थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है और इसको हम लोगों को याद ही रखना है कि बेबियोसिस जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18।
किसी रोग में प्रत्यारोपित वक्र किडनी को अस्वीकार किस कारण किया जाता है? तो वही कोशिका माधित प्रतिरक्षा। तो ए अपना करेक्ट होगा। और ये देखो, ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और अगर इस बार 2022 में आया तो हम लोग बिल्कुल इसे करेंगे, क्योंकि 3 बार तो हम लोगों ने यहीं पर कर लिया है। तो अगर पहले से याद था बहुत अच्छी बात है, वरना यहीं याद हो गया है ये तो। ठीक है, अगले पर से क्वेश्चन देखो। वह कौन सा विशेष प्रकार का मादक द्रव्य है जो उस पौधे से प्राप्त होता है जिसकी एक पुष्पित शाखा नीचे दिखाई गई है? तो देखो, ये जो डायग्राम है वो किसका है? सबसे पहले हम लोगों को ये पहचानना है। तो आप लोगों को पता होगा ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है और ये धतूरे का डायग्राम है। धतूरे की पुष्प की शाखा का डायग्राम है। और धतूरा जो है आप लोगों को पता होगा हेल्यूसिनोजन का कारण है। तो इससे क्या होगा? हेल्यूसिनोजन। तो ए अपना करेक्ट होगा। ठीक है, हेल्यूसिनोजन में क्या होता है? स्वप्न देखने लगते हैं, आत्मस्मृति संपर्क खो देते हैं, या फिर इसमें व्यवहार विचार भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, हेल्यूसिनोजन के कंडीशन में। ठीक है, तो ये जो है इसका अपना आंसर हेल्यूसिनोजन हो जाएगा ए। इसके अलावा मैं बात करूँ हेल्यूसिनोजन धतूरे के अलावा और किससे हो सकता है? तो ध्यान रखना, इरिथ्रोजाइलम कोका, एट्रोपा बेलेडोना से भी हेल्यूसिनोजन होता है और धतूरा से तो होता ही है। तो क्लियर है, अगले पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HIV संक्रमण की किस अवस्था में एड्स के लक्षण प्राय दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले देखो, मैं बात करूं HIV की फुल फॉर्म जो कि होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके अलावा एड्स की जो फुल फॉर्म है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और दोनों की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है डायरेक्ट, इसलिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो देखो, एड्स जो है वो HIV से होता है। और आप लोगों को पता होगा HIV जो है वो हमारे शरीर में सबसे पहले हेल्पर टी सेल या फिर सहायक टी कोशिकाओं में प्रवेश करता है और वहाँ पर अपनी संख्या को बढ़ाता है, गुणन करता है, और फिर जो सहायक टी कोशिकाएं उनको मार डालता है। ठीक है, और जिससे कि क्या होगा? सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में कमी होगी, जिससे हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, जिसके के कारण हमें जो है दूसरे जो संक्रमण है उससे पीड़ित होने के कारण हमारी मृत्यु होती है। HIV संक्रमित व्यक्ति कभी भी एड्स से नहीं मरता है, वो दूसरी बीमारियों से मरता है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमज़ोर हो जाता है कि दूसरी बीमारियां बहुत आसानी से लग जाती है और सही भी नहीं होती है फिर। तो देखो कौन सा होगा इसमें अपना पहला, संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क बनाने के 15 दिन के भीतर। नहीं भैया, इसमें ना बहुत टाइम लगता है, काफ़ी सालों लग जाते हैं एड्स के लक्षण दिखाई देने में। बी देखो, जब संक्रमित रेट्रोवायरस पोषक कोशिका में प्रवेश करता है तो तुरंत नहीं दिखता है, कह रहा हूँ ना, सालों लग जाते हैं, तो बी भी नहीं होगा। सी देखो, जब HIV विशाल संख्या में हेल्पर टी लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त कर देता है, तो बिल्कुल सी अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो नीट 2013 में पूछा हुआ, संदूषित जल पीने से होता है, कोई भी बता देगा। तो ए ऑप्शन देखो, एस्केरिस के अंडों से युक्त जल के पीने के कारण, तो बिल्कुल अपना पहला ही करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, और आप इस चैप्टर में एक चीज़ देख रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन है बहुत ईजी पूछे जा रहे हैं, बहुत ईजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो मानव शरीर में कोशिका माधित प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है? तो देखो इसमें जो है 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक है टी लिम्फोसाइट, एक है बी लिम्फोसाइट। सबसे पहले मैं इन दोनों की बात करता हूँ। देखो आप लोगों को पता होगा कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, या फिर इन्हें हम लोग टी सेल या बी सेल भी कहते हैं, इन दोनों का उत्पादन जो है वो हमारे बोन मेरो में होता है। क्लियर है? अब ध्यान रखने वाली बात ये जो है, उत्पत्ति तो इनकी बोन मेरो में होती है, लेकिन इनका जो परिपक्वन है वो ध्यान रखना, बी लिम्फोसाइट जो है उसका परिपक्वन बोन मेरो के अंदर ही होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो है इसका परिपक्वन जो है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। क्लियर है दोनों पॉइंट?
इसे आप लोगों को कैसे रखना है तो वो भी बता देता हूँ। देखो बी लिम्फोसाइट में बी से शुरू होती है बी, और बोन मेरो का की शुरुआत भी बी से होती है। तो बी से बी मिल गया, तो बोन मेरो का जो परिपक्वन है वो बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन बोन मेरो में होता है। इसी तरह से देखो जो टी लिम्फोसाइट है वो टी से शुरू होता है, और थाइमस कहाँ से शुरू होता है? टी से। थाइमस का पहला वर्ड, तो टी से टी मिल गया, तो थाइमस टी लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। ठीक है, निर्माण दोनों का बोन मेरो में होता है। पहली बात क्लियर है ना? तो यहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन आए टी और बी सेल का तो कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं बात करता हूँ बी लिम्फोसाइट या बी सेल जो है वो एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा जो है वो बी लिम्फोसाइट या फिर बी सेल उपलब्ध करवाती है। जबकि टी लिम्फोसाइट या टी सेल जो है वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी या फिर कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। हम लोगों से क्या कहा था? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, तो कौन सा होगा? टी लिम्फोसाइट, तो ए अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने टी और बी लिम्फोसाइट दोनों को बहुत ही अच्छे से कवर किया है, और हम लोग हर चैप्टर को ऐसे ही कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में इतनी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को PYQ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इतना तो मेरे लिए बनता ही है। क्योंकि देखो यार, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लोगों की तरफ से भी कुछ बनता है। बस आप लोगों को सिर्फ एक सब्सक्राइब ही दबाना है और अपने दोस्तों से करवाना है। और आप लोगों को पता है हिंदी मीडियम में इतनी आसानी से यूट्यूब पर नीट का कंटेंट मिलता नहीं है, और वो भी इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, नीट 2021 का क्वेश्चन है। 1 और 2 सूची को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। पहला देखो, पहला है अपना फाइलेरियसिस। आप लोगों को पता होगा कि जो हाथी पांव रोग है उसे ही हम लोग फाइलेरियसिस या फिर एलिफेंटिएसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि एक जिसका जो वाहक है वो एक मादा मच्छर है, जिसे हम लोग मादा क्यूलेक्स के नाम से जानते हैं, और ये जो है वुचेरिया बेक्रोप्टाई के कारण होता है। ठीक है, तो फाइलेरियसिस का संक्रमण जो है वो वुचेरिया बेक्रोप्टाई, तो ए में होगा 3, और ऐसा अपना देखो केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है सी में, तो आंसर तो अपना यहीं से आ गया है, सी अपना करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम लोग बाकी के बचे हुए जो डिजीज हैं उनको भी देख लेते हैं। बी देखो, अमीबियता, अमीबियसिस एंड एमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, तो बी में 4 होगा। ठीक है, सी है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है वो एक बैक्टीरिया द्वारा होता है, जिसे हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के कारण, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से न्यूमोनिया होता है। ठीक है, तो सी का अपना फर्स्ट होगा। और रिंग वर्म जो है वो फंजाई से होता है, और ट्राइकोफाइटोन एक ही ऑप्शन बचा है, तो डी जो है ट्राइकोफाइटोन रिंग वर्म होगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है, सही विकल्प चुनना है। पहला है टाइफाइड। टाइफाइड जो वो एक बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग है, जो कि साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, तो ए में होगा 3rd। और अपना ऐसा जो है देखो, ए में 3rd जो है वो एक ही ऑप्शन में है ए में, तो ए अपना करेक्ट होगा। तो आंसर तो इसमें भी हम लोगों को मिल गया है। फिर भी हम लोग बाकी बची हुई 3 डिजीज देख लेते हैं। देखो क्या है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया अभी आया था पिछले क्वेश्चन में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, तो इसमें क्या होगा? बी में 4th हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तीसरा है फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस भी पिछले क्वेश्चन में आया था, इसे हम लोग एलिफेंटिएसिस या हाथी पांव रोग भी कहते हैं, जो कि वुचेरिया बेक्रोप्टाई द्वारा होता है, और इसका जो संक्रमण है, इसका जो वाहक है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर है, तो सी में होगा 1 वुचेरिया। डी मलेरिया। मलेरिया का जो वाहक है वो मादा एनाफ्लीज होता है। मलेरिया में अपना आंसर कौन सा आएगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया होता है, और इसका जो वाहक है वो कौन है? मादा एनाफ्लीज। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है। तो देखो प्लाज्मोडियम जो है वो मानव में मलेरिया रोग करता है, जिसका जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों को पता होगा जो प्लाज्मोडियम की एक अवस्था है स्पोरोजोइट, जो कि संक्रामक अवस्था है जो कि मानव शरीर में प्रवेश करती है। तो स्पोरोजोइट या जीवाणुज अवस्था जो है वो मानव शरीर में प्रवेश करती है। तो इसका अपना आंसर कौन सा होगा? ए जीवाणुज या स्पोरोजोइट। तो ए अपना करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, देखो नीट 2020 का। इससे पहले क्वेश्चन जो था वो भी नीट 2020 का ही था। प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन पहचानो। पहला है, जब बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं इसे। सही है या गलत? गलत, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। तो अपना ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को गलत बताना है। बी देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है। सही है या गलत? गलत है, गलत है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो यही सही होगा क्योंकि हम लोगों को गलत बताना था। गलत क्यों है? क्योंकि जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वो धीमी होती है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की तुलना में अपनी पूरी प्रभावी प्रतिक्रिया जो देने में समय लगाती है, ठीक है। और पूर्व निर्मित एंटीबॉडी इसमें प्रवेश करवाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।